के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री भारतेंदु मिश्रा जी, इनके लिए मैं कहूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ इनका बेतिया की धरती पर स्वागत होना चाहिए। इस मंच के संचालनकर्ता धनंजय कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी, माननीय विधायक विनय बिहारी जी, यहाँ इस जिला के यशस्वी अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है वैसे शिवम कुमार जी, यहाँ उपस्थित दूसरे अध्यक्ष विशाल पांडे जी, यहाँ उपस्थित दीपेंद्र सराफ जी, अनमोल शोभित जी, समृद्ध वर्मा जी, अभिषेक यादव जी, किशन श्रीवास्तव जी, मनोज जी, पन्नालाल जी, श्रीमती सीमा माधोगढ़िया जी, अनिल राम जी, दीपू कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी, जिनका नाम छूट रहा हो सभी को माफी मांगते हुए यहाँ उपस्थित मेरे सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं इस पूरे युवा मोर्चा के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम इस हॉल में इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और मुझे अगर किसी बात का सबसे ज्यादा फख्र होता है तो इसी बात का फख्र होता है कि मैं युवा मोर्चा का मंडल का उपाध्यक्ष से अपना जीवन शुरू किया हूँ और एक मंडल के उपाध्यक्ष से आज 4 बार के सांसद बन जाना, आज इस देश के लोकसभा का मुख्य सचेतक बन जाने का सफर अगर यह पूरा हुआ है तो वह केवल और केवल युवा मोर्चा की देन है। और केवल मैं ही नहीं, अगर आप सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का देखिए, चाहे वह जेपी नड्डा हो, चाहे उसके पहले अमित शाह जी हो, उसके पहले राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, जितने भी आज देश के बड़े नेता आप देख रहे हैं, चाहे वह प्रमोद सावंत जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, शिवराज चौहान हो, उमा भारती हो, मोहन यादव हो, भंवरलाल शर्मा हो, रेखा गुप्ता हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, सभी की जड़ युवा मोर्चा ही है। तो आप सब इस भारत के भविष्य, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत यहाँ पे करता हूँ। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी को सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है भारत माता को पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौरवान्वित स्थान मिले, इसी के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमारा जो पहला कार्यकर्ता कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। महज 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। कोई सोच भी सकता है कि 32 साल का एक युवा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा। और उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पार्टीशन हो रहा है, जब हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा बंगाल में लेकर के, तो उन्होंने पूरा आंदोलन एक लीड किया। पहले था कि पूरा बंगाल पाकिस्तान में चल जाएगा और उनकी देन थी कि बंगाल का विभाजन हुआ और जो वहाँ के हिंदू थे वो पश्चिम बंगाल आए और जो ज्यादातर जो मुस्लिम थे वह पूर्वी बंगाल गए। जब भारत आजाद हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहला उद्योग मंत्री बनाया गया। उन्होंने 3 साल में नेहरू लियाकत समझौता होता है। समझौता क्या था कि भारत के में जो भी अल्पसंख्यक है वह सम्मान से यहाँ रहेंगे और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू थे, वो सम्मान में वहां रहेंगे। इसका समझौता होता है, नेहरू साइन करते हैं और समझौते के बाद जितने भी हिंदू थे पाकिस्तान में उन सबों की सीरियल बना के हत्या होती है। एक तरफ 1947 में हुआ, दूसरा फिर 50 में नेहरू और लियाकत के समझौते के बाद हत्याएं शुरू हुई। सुंदरबन का पूरे जंगल के बाघ आदमखोर हो गए, इतनी ज्यादा बंगाल में हत्याएं हुई। उसी के नतीजा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा दल बनाऊंगा जो भारत के केवल अल्पसंख्यक नहीं, भारत के बहुसंख्यक का, हर देशवासी का एक बराबर सम्मान करेगा। और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी में हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव, तुष्टीकरण किसी को नहीं, हर धर्म को एक बराबर का मान मिले, हर आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, एक बराबर सम्मान मिले, लेकिन किसी का भी तुष्टीकरण किसी को विशेष हम लोग नहीं देंगे। और 1953 में जब इस देश में कश्मीर था, वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती थी, वीजा की जरूरत होती थी। इसी देश के एक हिस्से में कश्मीर में बिना पासपोर्ट और वीजा के आप जा नहीं सकते थे। धारा 370 के तहत था कि कोई बिना वीजा के, बिना परमिशन के नहीं जाएगा। इस देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जो गए और पार किया उन्होंने, और उसके साथ
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय उनके पीए हुआ करते थे। उनको कहा कि अटल जाके हिंदुस्तान को बताओ कि मैं बिना पासपोर्ट और वीजा के कश्मीर में जा रहा हूं, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। उनकी हत्या होती है, लेकिन भारतीय जनता जनसंघ का जो गठन हुआ था कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहेंगे। 1919 तक इस देश में कश्मीर में अलग झंडा फहरता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाल चौक पे जाके तिरंगा फहरा दे। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जब हमें पूरा विश्वास हो गया कि राज्यसभा में हमारा बहुमत है, हमने पहला काम किया कि धारा 370 को समाप्त करके लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा। इस चीज का हम लोगों ने काम करने का काम किया। 532 साल से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, सर हमारी 50 पीढ़ियों ने कुर्बानी दिया, कितनों हिंदुओं की हत्याएं हुई, उसका कोई गिनती नहीं है। हमने कोर्ट के डिसीजन करके सभी को सहयोग से राम मंदिर का न केवल मुकदमा जीता, बल्कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर सभी के दर्शन के लिए खुला हुआ है। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। आज हम सीता माता का भी मंदिर बना रहे हैं, और केवल हमारी स्थापना जो मुख्य उद्देश्य था अंत्योदय का मतलब होता है हर अंतिम व्यक्ति को हम सारी सुविधा देंगे। मजाक उड़ाया गया कि बैंक का खाता खुलेगा, आज मुझे फक्र होता है इस देश में 44 लाख करोड़ रुपया बैंक खाते में सीधे किसी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ है। कोई एक भी आरोप नहीं लगा सकता कि 5 पैसा किसी का गड़बड़ हुआ हो। यह नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। हमने सभी के घर में अनाज दिया, बिजली नहीं रहती थी बिजली दिया, गैस का सिलेंडर दिया, हर घर में शौचालय दिया। ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। पर हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा एक लक्ष्य था जो 1893 में शिकागो में एक युवा सन्यासी विवेकानंद ने कहा था, अगली 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और उसी के तहत 21वीं शताब्दी नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है। उसे देखने के लिए हम रहे या ना रहे, आप सब रहिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र का मतलब क्या होता है? महज कुछ केवल आजादी केवल हमारी एक ताकत नहीं होती है। विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी $12,000 अर्थात 10 लाख रुपया सालाना से ऊपर होगा, तभी हम भारत को विकसित भारत मानेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, आप सबको जरूर सुनना चाहिए। हमने न केवल जीएसटी लाके ठीक किया, जब हमारा खाता अच्छा हुआ तो हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, हम टैक्स का भी पैसा सबको देंगे। आज मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि कल अगर आप हीरो के दुकान में जाइएगा, होंडा के मोटरसाइकिल की दुकान में जाइएगा, कल से मोटरसाइकिल का दाम 10,000 रुपया घटने जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं हर युवा के पास मोटरसाइकिल रहे। हम नहीं चाहते हैं कि युवाओं को केवल गरीबी हटाओ का नारा दें। हम चाहते हैं कि हम हर युवा अपने शान से मकान में अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। पहली बार इतिहास में हुआ है कि हम छोटी गाड़ियों को अब अमीरी का सामान नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हर घर में भी छोटी गाड़ी होनी चाहिए, और उसी के साथ एक टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियों का कल से 1.5 लाख रुपया कम होने जा रहा है उसमें दाम। आप सब छात्र हैं, बहुत सारे आप छात्र युवा हैं, पहली बार इतिहास में हुआ है कि कॉपी पेंसिल कलम किताब किसी पर कोई पैसा टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी चीजों पर बिना कोई टैक्स के हर युवा को सारी सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम एक एक चीज पर, आज घर की जो जरूरत की चीजें थी, साबुन कंघी घर का बेड, ये सब सारी चीजों पे हम लोगों ने 12% से 5% टैक्स कर दिया। कोई भी सामान कल आप जाइएगा खरीदने, उस पर टैक्स घट चुका है, और यह केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के यह सोच की बदौलत है कि जब हम युवाओं को, जब हम यहाँ के लोगों को पैसे देंगे, वो पैसे से सामान खरीदेंगे और उसी से देश तरक्की होगा। हमारे लिए मेक इन इंडिया और स्वदेशी नारा नहीं है, हमारे लिए मेक इन इंडिया जमीन पर उतारने की चीज है। और आज मुझे फक्र होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
जितने भी हवाई हमले किए हम लोगों ने किए वह मेक इन इंडिया ब्रह्मोस से किया। और जिस मसूद अजहर को पाकिस्तान ने पाला था उसके पूरे खानदान को एक बम से अगर उड़ाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वह भी मेक इन इंडिया से किया। हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए 2014 में एक मोबाइल था जो कि हिंदुस्तान में नहीं बनता था, आज पूरे दुनिया में सारे आईफोन और सैमसंग अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकता है तो मेक इन इंडिया का बिकता है। आज केवल एक नोएडा की फैक्ट्री में 3.5 लाख हमारे युवा काम करते हैं सैमसंग के लिए, 2 लाख से ज्यादा युवा आईफोन के काम करते हैं। हम चाहते हैं दुनिया का हब बनाना, और यह हब आप सब युवाओं के बदौलत बन सकता है। आप सबका मेहनत, आप सबके परिश्रम। हमने पहला बार किया कि 4 लाख रुपया, पहले आपके अपने पिताजी से पूछिएगा, आप लोग ITI से कंप्लीट कर जाते तो आपके पिताजी को घर गिरवी रखना पड़ता तब लोन मिलता। यह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की देन है कि 4 लाख रुपया बिना किसी गारंटी के हर युवा को पढ़ने का अगर मौका दिया है तो नीतीश कुमार ने दिया है। और मुझे बहुत ही फख्र है कि अब सभी को कह दिया गया है कि जिसको भी स्टूडेंट लोन लेना हो उसको 1 पैसा भी सूद नहीं देना पड़ेगा। जाके पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ और 7 साल बाद मेरा पैसा लौटा दो। तुम्हें न सूद देने की जरूरत है, न तुम्हारे माता पिता को चिंता करने की जरूरत है। यह सोचने का काम इस सरकार ने किया है। हम एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, हम भारत के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की अपनी जो पारी थी वो हो गई, लेकिन युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि 2047 में आप सबका काम, आप सबके कर्म, आप सबकी मेहनत होनी चाहिए कि हम 2047 को उस विकसित भारत को जमीन पर उतार सकें जिसका सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है इस पुनीत कार्य को पूरा करें। देशभक्ति के जज्बे से भर करके इस बात का निर्णय करें कि देश सेवा के लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। जर्मनी और भारत 1947 में एक बराबर खत्म हुआ था, लेकिन जर्मन लोगों ने तय किया कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और 15 साल के भीतर जर्मनी फिर से उठ के खड़ा हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त देश था। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि उसको पूरा करेंगे। भारत एक अमीर राष्ट्र बने, हर व्यक्ति को जो सारी सुविधा मिले जो दुनिया के किसी विकसित देश में मिलती है, और लोग यहाँ से विदेश नहीं जाए, विदेश के लोग यहाँ जाए। मेरे जिले का फख्र है, उमाकांत जी नहीं बता, पहला SEZ अगर बिहार में कोई खुला है तो आपके जिले में कुमार बाग इंडस्ट्रियल एरिया में खुला है। एक ही दिक्कत है कि लोग कहता है जो इंडस्ट्रियल जिसके पास जाते हैं SEZ हो गया, SGST फ्री हो गया, तुम अगर 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाते हो तो 30 करोड़ तक तुमको एक भी टैक्स नहीं देना होगा, 30 करोड़ के बाद ही तुमको टैक्स देना पड़ेगा। सब कहता है कि सब तो ठीक है संजय, लेकिन कहीं फैन से अगर लालू जी के महागठबंधन आ गया तो तुम्हारे यहाँ तो गरीब का बकरी और खस्सी भी नहीं बचता था, तो तुम करो फैक्ट्री का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार के पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के बाद बिहार का औद्योगिकरण होगा। अभी तक जहाँ जिस शहर में बिजली नहीं हो, जिस घर में बिजली नहीं हो, जिस इलाके में बिजली नहीं हो, जिस इलाके में रोड नहीं हो, और कहता तो फैक्ट्री कहाँ नहीं लगा। फैक्ट्री घर का ट्रांसफार्मर 10 साल 15 साल पहले जब ट्रांसफार्मर आता था तो पूरा गांव में लगता था कि होली दिवाली मन रहा हो। आप में से कितने बच्चे होंगे उस समय 10-11 साल के, जब एक गैस सिलेंडर के लिए आपकी माँ भेज देती होगी कि जाओ किसी गैस सिलेंडर के लाइन में लगो, जब गैस आएगा तब घर में खाना बनेगा। आज बिहार पूरे तरह से तैयार है, इस रफ्तार को रुकने नहीं देना है। बिहार को, हम सब बिहारियों को वचन लेना चाहिए कि हम एक विकसित बिहार बनाएंगे, हम एक स्वावलंबी बिहार बनाएंगे, हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। और स्वदेशी का मतलब मेक इन इंडिया है। अगर सैमसंग का सारा फोन यहाँ बनता है तो हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, अगर आईफोन बनता है यहाँ तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, अगर वोल्टास हो चाहे डाइकिन हो, जो चीज भारत में निर्मित हो, कोई चीज खरीदिए साबुन से लेकर महंगा चीज, जरूर उसमें देखिए कि मार्केटेड इन इंडिया लिखा है या मेक इन इंडिया लिखा है। अगर मेक इन इंडिया लिखा है तभी वो सामान खरीदिए, इतना ही आप
युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।